अवाम उन्हें एक बेहतरीन सहाफ़ी के तौर पर जानती थी। वो एक समाजी रियासती कानून पर यकीन रखते थे और हमें ये भी मालूम हुआ है कि वो डीप स्टेट पर किताब तैयार कर रहे थे। हकीकत में तो ये घिनौना हमला उसी किताब के रिलीज के मौके पर किया गया। इसी हवाले से कुछ सवालों का जवाब जानना जरूरी है, जिसके लिए मरहूम सहाफ़ी की अहलिया मोहतरमा नूरगुल साहिबा यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपको स्टूडियो में खुशामदीद। मोहतरमा नूरगुल साहिबा, हमें आपके शौहर के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ और आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी लाइव नशरियात में शामिल हुई। शुक्रिया। मेरे शौहर इस मुल्क के हर फर्द के हक में थे, जो कानून और जदीद उसूलों के साए में आज़ाद फर्द के तौर पर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। उनका ख्याल था कि इसके लिए सबसे बड़ा खतरा गैंग्स और हुकूमत के नाम पर हर किस्म की दहशतगर्दी है। इस किताब में जिसका आपने अभी जिक्र किया है, वो दहशतगर्द तंजीमों और दूसरी तंजीमों के दरमियान इश्तराक को बेनकाब करना चाहते थे। कहा जाता है कि वो अपनी किताब के हवाले से कुछ बड़े लोगों से मुलाकात कर रहे थे। उस किताब में उन बड़े लोगों के हवाले से काफी कुछ था। क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक कहा। मेरे शौहर की पहली मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो तंजीम में शामिल था। क्या आप बता सकती हैं कि वो शख्स कौन था? मैं इस वक्त कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। इस मुलाकात के नतीजे में उन्हें वो दस्तावेजात नहीं मिले जो वो चाहते थे। वो एक ऐसे जरिए तक पहुंच गए जो दहशतगर्द तंजीम के मेट्रोपॉलिटन ढांचे में शामिल था। वो उस आदमी से कुछ सबूत लेना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें कत्ल कर दिया गया। बहुत शुक्रिया नूरगुल साहिबा, हमें सच में बहुत अफसोस है। आपकी ताज़ियत का शुक्रिया। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हालात अच्छे नहीं हैं। ये खबरें आ रही हैं भाई। इस हादसे से मुल्क में जो झटका लगा वो बाजारों में भी महसूस किया जा सकता है और इस हवाले से मशहूर ताजिर जलाल साहब यहाँ मौजूद हैं। जलाल साहब, आपके ख्याल से इकोनॉमी कहाँ जा रही है? हमने अपने मुल्क का एक अहम असासा खो दिया। सबसे पहले मेरी ताज़ियत उनके खानदान और पूरे मुल्क के साथ है। बदकिस्मती से मईशत अच्छी सिमत में नहीं जा रही, जबकि दुनिया एक बड़े बहरान से लरज रही है। हालिया दिनों में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात, मुल्क की सियासत में तनाव, तालीमी इदारों में बढ़ते हुए तनाज़ात और फटने वाले बम गैर मुल्की सरमायाकारों को बेचैन कर रहे हैं। अगर हमारे मुल्क तुर्की में गैर मुल्की सरमाए का बहाव मुनक़ता हो जाता है तो अल्लाह न करे ये 1980 की दहाई से पहले के बुरे मुआशी दिनों की तरफ लौट जाएगा। हर वक्त ये हालात मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से मैं आज की इस तस्वीर के बारे में कुछ ज्यादा नहीं कह सकता। इस बात का क्या मतलब? क्या आप कुछ बताएंगे हमें? तुर्की को सालाना अरबों डॉलर के गैर मुल्की वसाइल की जरूरत है। अगर ये रकम नहीं आती तो मुल्क में मुआशी बदहाली होगी, जिसके नतीजे में बहुत से शोबे दिवालिया हो जाएंगे, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इन चीजों से निपटना आसान नहीं होता, हत्ता कि हुकूमत भी तनख्वाहें अदा करने से कासिर हो जाएगी। बैदरी फिजांची से बात करो, जलाल का रतजाग उसके पास आएगा। भाई जलाल हमारे केस काम आ सकता है। सिकंदर ये सब किसी मकसद के लिए कर रहा है अब्दुल्लाई। बॉम्ब फटने के बाद सबसे पहले कौन भागता है? पैसा। जलाल साहब, ऐसे कुछ हादसे यूरोप में भी हुए हैं, लेकिन वहाँ की मार्केट मुतासिर नहीं हुई। इस्तांबुल स्टॉक मार्केट पर जो हेरा फेरी का नतीजा है, उन इल्जामात के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं हेरा फेरी की दावे से सख्ती से इख्तलाफ करता हूँ। यह नाकाबिले तगय्युर रसूल है। सरमाया चलता फिरता रहना चाहिए, ये अपने पैरों में बेड़िया नहीं चाहता। अगर हम मुल्क में सरमायाकारी चाहते हैं तो इस्तेहकाम जरूरी है, और बदकिस्मती से जब तक ये सूरत हाल जारी रहेगी, सरमायाकार बजा तौर पर अपना पैसा निकाल लेंगे। हमारी कोई भी जमानत उसे रोक नहीं सकती। मैं अपने गैर मुल्की सरमायाकार दोस्त को कैसे बताऊं कि कल तुम्हारी गाड़ी में बम नहीं फटेगा, कोई हादसा नहीं होगा? बहुत अच्छे जलाल,
तुमने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है जलाल साहब, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत शुक्रिया। असल में आपका जनाब, वो बहुत आपका इसराइली मेहमान आया है। उन्हें मेरे पास भेज दो नासिम। कैसे हैं? ठीक, शुक्रिया। बैठिए। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा बम पैकेज पसंद आया होगा। बिल्कुल। अगर तुम उसे ना मारते तो हम उसे मार देते। सबको अपनी जगह का पता चल जाएगा। सही कहा आपने। जो शख्स अपनी जगह नहीं जानता वो आज इस्तांबुल में होगा, जलाल कराजादा के मेहमान के तौर पर। क्या जलाल ने आपकी इजाजत के बगैर बुलाया था उसे? नहीं, हमें इत्तला थी। वो शख्स पैसा निकाले या ना निकाले वो हमारा दुश्मन है। 1000 बार मना करने के बावजूद उसने हमारी बात नहीं मानी और फलस्तीन की इमदाद करता रहा। अच्छा, तो हम जलाल का कान खींचें या काट दें? हाँ। इस हवाले से मजीद खबरें जानने के लिए हम अपने मरकजी स्टूडियो से राब्ता कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। हालिया हादसा होने के बाद यहाँ तुर्की में नेशनल असेंबली में एक तहकीकाती कमीशन कायम कर दिया गया है और डिप्टी अदनान को कमीशन के चेयरमैन के तौर पर मुकर्रर किया गया है। उन्होंने पहले बयान में कहा कि वो पार्लियामेंट की तरफ से दिए गए इख्तियार के साथ इस मामले को आखिर तक फॉलो करेंगे, चाहे वो किसी भी हद तक चले जाए। बैठिए डिप्टी साहब। शुक्रिया। बताइए डिप्टी साहब, क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी? डायरेक्टर साहब, हमारी जो पार्लियामेंट है वो आवाम को कत्ल और दहशतगर्द तंजीमों के बारे में आगाह करने के लिए पुरअज़्म है। मैं कमीशन के सरबराह के तौर पर आपसे और आपकी तंजीम से कहता हूं कि हर मुमकिन ताउन करें। बिल्कुल, हम हाजिर हैं आपके लिए। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो हमारे कमीशन के अरकान हैं उनकी हिफाजत हमारे लिए अहम है। हमें इस बात का अंदाजा है डिप्टी साहब। आप फिक्र मत करें, हम पुलिस के साथ मिलकर अपने लोगों की हिफाजत करेंगे। हम यही चाहते हैं कि किसी तरह इन ग्रोहों का हमारे मुल्क से खात्मा हो जाए। आपकी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। सबसे पहले हम ताजा तरीन बमबारी की तह तक जाना चाहते हैं। हम मुल्क का एक कीमती असासा खो चुके हैं। हम चाहते हैं कि जिसने भी हमसे ये कीमती असासा छीना है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैं और मेरे दोस्त अच्छी तरह से जानते हैं कि इन सब के पीछे सिकंदर का हाथ है, मगर आप तो जानते हैं आज तक की जितनी भी तहकीकात हुई वो किसी भी नुक्ते तक जरूर पहुंची, मगर इसके बावजूद उसका कोई हल नहीं निकल पाया। इस बार हम इस मामले को मुकम्मल मालूमात और सबूत के साथ हल करना चाहते हैं। सिकंदर पियो के खिलाफ पोलाद अलमदार इस वक्त पीएसओ की जानिब से सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। अगर आप चाहें तो मैं आपको उससे मिलवा सकता हूं। हाँ, बिल्कुल मिलना चाहूंगा। अब कैसे हैं आप मेमाती साहब? मुझे खोले बिना मुझसे बात ना करो। पता चला मुझे कि आपने तवक्को से ज्यादा अच्छी रात गुजारी। मैं कल रात एरोल एवजन को सुनने गया था। तुम जानती हो उसने क्या कहा? हाँ, क्या कहा उसने? इधर आकर पूछो मुझसे मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, मैं पूछ रही हूं। मुझे खोलोगे नहीं तो बात नहीं करूंगा। ठीक है।
अगर मुझे खोलने ही वाली थी तो इतनी बात क्यों की मुझसे? मैंने सुना आपने खाना नहीं खाया। मेरे सर में एक आवाज गूंज रही है डॉक्टर। वो क्या है? ठीक हो जाएंगे। अगर मैं किसी नजूमी से पूछता तो वो मुझे शायद बता देता। इसके अलावा मैं और क्या कह सकती हूँ? चलें आप ही बताएं। मैं यहां से कब जाऊंगा? यह आप पर मुनहसर है। ठीक है, फिर मैं जाने के लिए तैयार हूं। नहीं, ये इतना भी आसान नहीं। सच बताओ, अब मैं कैसा हूं? वाकई बहुत अच्छा कर रहे हैं। दरअसल सब कुछ आपके हाथ में है मेमाती साहब। हम लोग तो बस आपकी मदद कर रहे हैं और कुछ नहीं। जितना मुमकिन हो सके इससे निकलने की कोशिश करें। जल्द ठीक हो जाएंगे। और प्लीज कोई जल्दबाजी नहीं। नहीं, मैं बेसब्रा नहीं हूं, लेकिन मैं उसका आदी हो चुका हूं। मेरा मतलब, अगर मुझे गोली लगी है फिर मुझे बिस्तर पर लेटना बर्दाश्त है, वो भी अगर जख्म गहरे हों तो। लेकिन मैं दफ्तर क्यों नहीं जा सकता? मुझे ये बात समझ नहीं आई। मुझे लगता है आप इस वक्त अच्छा महसूस कर रहे हैं। अगर ऑफिस में कोई मसला पेश आ जाता है तो आप उसका सामना कैसे करेंगे, बताएं? क्या ये सब दोबारा हो सकता है? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। कोई बहरान नहीं आएगा। क्या मतलब है आपका उमर बाबा? लोग खुश होते हैं कि मुल्क में माशी बहरान आएगा और ये सोचते हैं कि डॉलर कितने लीरा का है और ये चाहते हैं कि यूरो तुर्क लीरा के मुकाबले में और बढ़े। बेटा, एक शख्स के पास एक कुत्ता था। वो कुत्ते से बहुत प्यार करता था और उसकी देखभाल भी बहुत करता था। लेकिन कुत्ते की एक कमजोरी थी, ढोल की आवाज उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। वो जब भी ढोल की आवाज सुनता था, रस्सी तोड़कर उस आवाज की तरफ भाग जाता था। एक दिन जब अगले गांव से ढोल की आवाज आई, कुत्ता बर्दाश्त नहीं कर सका और रस्सी तोड़कर उस तरफ भाग गया। कुत्ता ये नहीं जानता था कि जिस गांव में ढोल बज रहा है वो गांव उसके मालिक के दुश्मनों का है। उसके मालिक को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने कुत्ते से कहा कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ क्या करना है। उसने गांव के एक पहाड़ पर एक ढोल रख दिया और एक ढोल दूसरे पहाड़ पर रख दिया। जब ढोलची ने ढोल बजाना शुरू किया, कुत्ता उस तरफ भागा तो ढोलची ने ढोल बजाना बंद कर दिया और दूसरी तरफ वाले ने बजाना शुरू कर दिया। कुत्ता कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ भागता रहा और मर गया। तो लोग हमेशा चीजों को खराब करते हैं बेटा, इसीलिए सुनी सुनाई पर यकीन मत करो। लेकिन उमर बाबा, ये जो लोग हैं बाज़ औक़ात जायज तबसरे करते हैं और बाज़ औक़ात बकवास करते हैं। माशी बहरान आ गया तो क्या होगा? अगर कल हम मर जाएं तो हिकमत, हमें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, मौत के लिए भी, जिंदगी के लिए भी। माशी बहरान हमें तबाह नहीं कर सकता। वो कैसे? क्योंकि हमारी कौम सादगी इख्तियार करती है और अपने खानदान की हिफाजत बहुत ज्यादा करती है। क्या मतलब इसका? सादगी जो है जिंदगी गुजारने का जरिया है और खानदान की बका का जरिया है, और इसी से ही ईमान परवान चढ़ता है। भाई बदरी बैरून मुल्क में है, लेकिन उसने हमारा पैगाम कराजा दाग तक पहुंचा दिया। गुड। भाई मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं?
भाई हम कब तक हकान को जिंदा रहने देंगे? अब्दुल्ला, ये हकान हमसे नहीं बच सकता। हम जब चाहें उसे खत्म कर सकते हैं। तो भाई फिर किस चीज का इंतजार है? अगर आप मुझसे पूछे तो मैं चाहता हूं उसे अभी मार दूं। यकीनन मेहमाती भाई भी यही चाहते होंगे। हम उसे तब मारेंगे जब मुझे लगेगा मारना चाहिए अब्दुल्ला। और आप कब कहेंगे उसे मारने के लिए? जिस दिन तुम मुझसे ये सवाल पूछना बंद कर दोगे उस दिन अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई प्लान नहीं है और मैं उसे जीने दे रहा हूं? यही तो मैं आपसे जानना चाहता हूं भाई। अगर आप बता देंगे तो मैं रिलैक्स हो जाऊंगा। रिलैक्स ही तो नहीं होना अब्दुल्ला। औलाद तो क्या, मैं किसी से भी नहीं मिलना चाहता जमाल। भाई उसने आपको दावत दी है, इस तरह उसकी दावत को ठुकराने का आपका क्या मतलब है? अच्छा, तो इसका मतलब मुझे उसकी परवाह नहीं जमाल। अगर तुम्हें उसकी बहुत परवाह हो रही है तुम चले जाओ। बदरी ने उनसे ये नहीं कहा था कि जब मैं अरब से वापस आऊंगा तो मैं उन लोगों से मिलूंगा? भाई ये बदरी का मामला नहीं है। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। तुम्हें क्या हो गया जमाल? अगर वो मुझसे मिलना चाहता है तो मुलाकात का वक्त ले सकता है। अगले हफ्ते आ जाए। इस उम्र में मैं कहां चलता फिरूं? दाऊद के साथ साथ पौलाद का वक्त भी खत्म हो गया जमाल, फिक्र मत करो। जैसा कि मैंने मुख्तसरन जिक्र किया, बॉस ने मेरी तंजीम को धोखा दिया है और वो गहरे ग्रोहों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रहे हैं। लानत हो, उन्होंने मुझे लैपटॉप भी नहीं दिया। लीडर, अगर आसान अल्फाज में कहूं, सब्जेक्टिव एजेंट होता है। इसे साबित करने के लिए मेरे दलाइल सबसे पहले जो भी सिकंदर ब्योक, जो भी उसका ग्रोह चाहता था उसे फौरी तौर पर खत्म कर दिया गया। इससे यह तासुर मिलता है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं। हम एक रैग टैग तंजीम है, यानी ये एक दबी हुई हकीकत है जो पर्दाफाश होगी। मिसाल के तौर पर बुलूत याल्चिन का कत्ल। कल तक हम दोस्त थे, लेकिन आज दुश्मन हो गए। मैं आपको मजीद बताना चाहता हूं। बॉस, क्या कर रहे हैं? मैं अपनी महबूबा को खत लिख रहा हूं। तुम वहां क्यों खड़े हो? बॉस, शहतूत का गुड़ खाकर मैं ठीक हो गया। शहतूत का गुड़ कहां से मिला तुम्हें? क्या तुम्हारी वालिदा ने भेजा तुम्हें? नहीं बॉस, मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया। मैंने सुपरमार्केट से खरीदा जाके। क्या तुम्हें सुपरमार्केट ही मिली थी खरीदने के लिए? कहीं और नहीं जा सकते? बॉस, वो फ्रांस का सुपरमार्केट है। अच्छा, तो तुम मेरी बात को अहमियत नहीं दे रहे। मैंने इस काम में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। पैसा कमाना आसान नहीं होता।
बॉस, क्या आप तफसील से मुझे कुछ बताएंगे? तुम यहां खामोश होकर बैठ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, तो दूसरा लीडर चेतन है, जिसका कोड नेम मैडकैप है। वो उस कार्रवाई में जख्मी हुआ। जो कि खुद को हीरो समझता है और टीवी पर आना चाहता है। वो लीडर के हाथों जलील हुआ। वो मजलूम अवाम का आखिरी मजलूम बच्चा बन गया। बॉस, आपका बहुत शुक्रिया। यह हकायक है, मैं कभी भी झूठ नहीं लिखता। चेतन, तुम्हारे लिए तारीखी हीरो कौन है? लेनिन है मेरा लीडर। लेनिन तुम्हारा लीडर है? इतना अरसा मैंने तुम्हारे साथ काम किया, तो मैं कौन हूं? हाँ? माहो लीडर। माहो कौन है? ये कौन सा जागीरदार है, बताओ जरा। वो जागीरदार नहीं है, चीनी है। कहां से? चीन से। वो माहो है। माओ माओ माहो नहीं है। अब मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। कुछ भी नहीं मतलब कुछ नहीं। भाई, जमाल कराजादाग आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। भेज दूं? उसका बड़ा भाई कहां पर है? ये मैं नहीं जानता भाई। ठीक है, अंदर आने दो उसे। उसके बड़े भाई से मिलने खुद जाएंगे। बुलाओ उसे अब्दुल्लाई। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अंदर आ जाए। क्या हाल है? तशरीफ रखिए जमाल साहब। मैं आप लोगों की जान बचाता हूं और आप मेरे पास आते हैं और कहते हैं जिंदगी भर मेरे मशकूर हैं, लेकिन जब मैं आपके बड़े भाई को बुलाता हूं तो वो आपको भेज देते हैं मेरे पास। आप तो जानते हैं भाई बूढ़े हो चुके हैं, इसीलिए उनका निकलना मुश्किल होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब सिकंदर उन्हें बुलाता है तो वो फिर से जवान हो जाते हैं। ये सारी बातें छोड़ दें पौलाद अलमदार। मेरी जिंदगी आपकी मकरूज है, लिहाजा जो कुछ भी मैं कहने जा रहा हूं वो मेरी कंपनी और मेरे भाई की जानिब से ही समझिएगा। जलाल भाई कहते हैं कि हमारा पौलाद अलमदार से कोई ताल्लुक नहीं। तो अपनी कंपनी के मालिक को बता दीजिएगा कि हमें भी उनसे ताल्लुक रखने का कोई शौक नहीं है, ना ही कोई एहसान है, और ना ही इसलिए मिलना चाहते हैं क्योंकि उनसे मोहब्बत है। लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो और सिकंदर आपस में मिलकर क्या करते हैं। अगर इस मुल्क से एक सिक्का भी बाहर गया और मुझे पता चल गया कि वो दोनों इसमें मुलविस हैं, तो मैं उनके सर को जिस्म से अलग कर दूंगा, और सिर्फ गर्दन नहीं काटूंगा, जिस्म के भी हजारों टुकड़े कर दूंगा। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। बैठो। जी जी। तुमने टीवी पर जो आज बातें की मुझे बहुत पसंद आईं। दरअसल बात यह है कि मैं इस तरह की अफरा तफरी के दौरान तुर्की में रहना पसंद नहीं करता, लेकिन आपकी खातिर रुका हूं यहां। मुझसे कहा गया तुम्हें टीवी पर नमूदार हो गया। जानता हूं, अच्छा किया तुमने। खौफ
एक ऐसा हथियार है जो बढ़ाने से बढ़ता है। जितना ज्यादा डराएंगे उतना ही कामयाब होंगे। एक होशियार सरमायाकार अफरा तफरी से बिल्कुल नहीं घबराता, इसके बरक्स ये उन्हें भूख देता है। तो क्या सरमायादार इस मुल्क से अपना पैसा निकालने के लिए तैयार हो गए हैं? हमारे बहुत से दोस्तों ने हमारी कॉल पर ध्यान दिया और अपने पैसे निकालने के लिए तैयार हो गए। बस एक हमारा जिद्दी दोस्त है। ठहरो, अंदाजा लगाने दो मुझे। लबनानी है ना वो? जी हाँ। वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, मैं तुम्हारा दोस्त हूं जलाल। और इतनी पुरानी दोस्ती की खातिर आप यकीनन उसे इस्तांबुल के इर्द गिर्द लेकर जाएंगे। हम उसकी मेजबानी करेंगे, लेकिन अगर हम उसे कायल कर लें कि यहां बहुत खतरा है तो वो अपने पैसे भी ले लेगा। अगर वो अपना पैसा नहीं निकालेगा तो उसके वारिसों से कहेंगे कि उसे भूल जाएं। अब वक्त जाया मत करो, बस ये बताओ कि आखिर वो कहां जा रहा है। खुशामदीद दाऊ साहब। यिल्दिज़, तुम्हें क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं हुआ जनाब। समझ नहीं आ रही तुम क्या करना चाह रहे हो। तुम हमेशा मेरी पीठ पे वार करते हो। मैं हमेशा की तरह आपके पीछे ख्याल रखता हूं। मुझसे मेरी कंपनी चुराने की कोशिश की? नहीं, मैं इसे कंपनी की हिफाजत करना कहता हूं। अगर आपको कुछ हो जाता है तो ये चोरी तो नहीं हुई। तुम किससे इसकी हिफाजत कर रहे हो? गलत तरह की हरकतों से। क्या मेरी कंपनी को मेरी गलत हरकतों से बचा रहे हो यिल्दिज़? जी हां, इसीलिए मैं यहां हूं दाऊद साहब। मैंने तुम्हें बनाया जहां तुम अभी हो। अगर तुम अपने खुद ही दुश्मन बन जाओ तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। हालात मुझे वहां लाए हैं जहां मुझे होना चाहिए था, और अगर आप इन शराइत की खिलाफ वर्जी करते रहेंगे तो मैं भी आपको नहीं बचा सकूंगा। और कोई हुक्म है मेरे लिए? हाँ, एक रिपोर्ट बनाओ जिसमें लिखा हो कि एनजी ज़हनी तौर पर स्टेबल नहीं है। शुक्रिया। कोई बात नहीं। पहले कभी आपको यहाँ नहीं देखा? जी, मैं नई आई हूँ। क्या आपका नाम मैं जान सकता हूँ मोहतरमा? सुल्ताना। मैंने आपसे नहीं पूछा, आप खामोश रहें। आप मुझे बताएं अपना नाम। सुल्ताना। अपने नाम की तरह आप भी खूबसूरत हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहिबा। मेहमाती भाई कैसे हैं? बहुत बेहतर हैं। पौलाद साहब हैं ऑफिस में? वो एक मीटिंग में है। क्या आप इंतजार कर सकती हैं? ठीक है। तशरीफ रखिए। क्या आपको कुछ चाहिए मैम? नहीं, बहुत शुक्रिया। वो आदमी कौन है? तुंजाय साहब की असिस्टेंट है। लगता है कि मैं जानती हूं इसे। हॉस्पिटल में देखा होगा शायद। हो सकता है।
बात सुनो मेरे भाई, ये औरत यहां क्या कर रही है? शायद आपको उठाने के लिए आई होगी। आप मुझसे इस तरह का बेहुदा मजाक मत कीजिए। अगर कोई आपकी तरफ देखेगा तो आपको उठा के ले जाएगा। मैं सुन रहा हूं तुंजाय साहब। क्या उस जुलीदे नामी औरत का हम कुछ नहीं करेंगे? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे यूं ही पोलाद साहब? तो आप क्या करना चाहते हैं तुंजाय साहब? उसे जो रिपोर्ट चाहिए उसके हवाले करें और जान छुड़वाएं। मसला रिपोर्ट का नहीं है, मसला यह है कि उसने सबके सामने मेरे ऊपर पागलपन का इल्जाम लगाया है। बेहतर होगा कि आप इस मामले से दूर ही रहिए और आंसू साहिबा को भी दूर ही रखिए। क्या आपकी आंसू साहिबा से बात हुई? तुंजाय, हम 40 भाई हैं और 40 एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। मैं नैसे साहिबा से बात करूंगा, वो आपका मसला हल कर देंगी। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, नैसे साहिबा तो यहीं मौजूद हैं। खुश आमदीद। हेलो, बहुत शुक्रिया। हेलो तुंजाय साहब। नैसे साहिबा, तुंजाय साहब को एक रिपोर्ट चाहिए जल्दी। क्या आप मदद कर सकती हैं इनकी? हाँ, क्यों नहीं। आप ऐसा कीजिएगा, हॉस्पिटल आ जाइएगा। बेहतर होगा कि आप ये बात मेरे कमरे में आके कर लें। जी ठीक है। आइए। हुस्नू साहब कहाँ हैं? भाग गए। मेवाती कैसा है? ठीक है, काफी बेहतर है पहले से। मैं उनसे मिलने किसी को भेजूंगा जिसे देखकर उन्हें खुशी होगी। किसे? उनकी एक दोस्त है। क्या उनकी दोस्त इस बारे में जानती है? जी हाँ। उनसे मिलके मैं बात करना चाहूंगी। अगर वो साथ में रहते हैं तो मैं माती जल्द ठीक हो जाएंगे। भाई कैसे हैं आप? तुम्हें कैसा लग रहा हूं अरहान? भाई अगर देखा जाए तो आप बहुत बेहतर लग रहे हैं। बस कुछ दिन की बात और है भाई। ये कपड़े किस लिए हैं? क्या हम जा रहे हैं? वो दिन भी जल्दी आ जाएगा भाई। पोलाद भाई ने आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज रखा है, मैं बता नहीं सकता। मुझे लगता है कि आपको तैयार होना चाहिए। अरहान सच बताओ, क्या होने वाला है? भाई क्या आप कोई अंदाजा लगा सकते हैं? अरहान, कौन आ रहा है? भाई मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन आप मेरी तरफ देखकर समझ सकते हैं। मेरी मुस्कुराहट को देखकर समझें। काम से आने वाली है।